वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी मेरे घर में भी अभी किसी को नहीं पता है कि मेरी फाइनल ईयर में बैक रही है। तो उस टाइम एकदम डिप्रेशन में आ गया था मैं कि भाई अब होगा क्या, क्योंकि स्ट्रीम तो छोड़ चुका मैं पहले ही, मैं तैयारी भी छोड़ने के स्टेज पे आ गया था टाइम पे। तो बैक ऑफ द माइंड तो होता ही है कि आप हो तो चपरासी है, कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं लंच आवर में जल्दी से लंच करके ऑफिस की लाइब्रेरी ही होती थी वहाँ पे, तो 2 घंटे तो मैं लाइब्रेरी में बिताता था। 17 में फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया है CGL का, तो उसमें बुरी तरीके से बाहर हो गया था। ऑफिस में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड हो। बिल्कुल, काफी बार होता है ना कि हम बीच में छोड़ देते हैं अपनी तैयारी, तो हमें लगता है कि अब नहीं होगा, जबकि उसके थोड़े से ही आगे और हम अगर चल लें तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है। जय हिंद मेरे भाई और उनकी बहनों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना IC इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक। आज आप लोग सोच रहे होंगे सर कहाँ पे हैं, कहीं बैठे हुए। मेरा क्लासरूम है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और आप सोच रहे होंगे हमारे साथ कौन है। आज मैं एक मेहमान को लेके आया हूँ अपने साथ, मोटिवेशन की जो दुकान है। मेरे साथ आज विवेक पांडे हैं, मेरे बैचमेट, जो हम एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे साथ बैचमेट है, और इनका सफर, इनकी जर्नी में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो CGL के हों, CPO के हों, CHSL के हों, GD के हों, किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो PCS के भी क्यों ना हो। विवेक पांडे ने अपना सफर MTS से स्टार्ट किया और आज वो इंस्पेक्टर तक पहुंचे हैं। ये जर्नी काफी बहुत राइड से भरी रही, काफी एडवेंचर रहे इसमें। काफी ऐसा भी रहा टाइम जब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे विवेक पांडे, तो इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे ये जर्नी में अपनी आगे बढ़ते रहे और आज इस मुकाम पे पहुंचे। आज हम विवेक पांडे के साथ बात करके जानेंगे और आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल इस कन्वर्सेशन में से निकालेंगे। तो सबसे पहले विवेक पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। सबसे पहले विवेक भाई अपना इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप लोग इनसे जान सके, और ये कौन है, कहाँ से है, क्या किया इन्होंने। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिए विवेक। इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सबसे पहले ऋषभ भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मेरी स्टोरी, इन्हीं की मदद से मेरी स्टोरी आप सब एस्पायरेंट्स के पास पहुंचेगी। तो धन्यवाद ऋषभ भाई एक बार फिर से। थैंक यू। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, जो कि प्रयागराज से सटा हुआ जिला है यूपी में। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो 12वीं तक मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बाद में दिक्कत होती है इंग्लिश को लेके, क्योंकि वो CGL में इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले करता है। SSC के सारे एग्जाम्स में मेजर रोल प्ले करता है इंग्लिश। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो भी काफी ठीक ठाक नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो BTech है वो 5 साल में कंप्लीट हुई है। वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाकी मेरे घर में भी अभी किसी को नहीं पता है कि मेरी फाइनल ईयर में बैक रही है। तो 2 बैक थी, तो 1 साल उसको क्लियर करने में लगे, तो 5 साल मेरा BTech कंप्लीट हुआ। तो बैक खाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम छोड़ते हैं, अब सीधे जाते हैं SSC की ओर। तो मैंने कहीं से सुन रखा था कि एक भैया का मेरा सिलेक्शन हो रखा था, मामा के लड़के हैं, तो तब मुझे पता कि SSC एक एग्जाम कुछ होता है। तो फिर मैं भी लग गया तब से एग्जाम की तैयारी में SSC के। तो तैयारी तो CGL की में लगा था मैं। तो 17 में फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया है CGL का, तो उसमें बुरी तरीके से बाहर हो गया था। तो उसके बाद फिर 18 का दिया। 18 मतलब CGL और CHSL सारे दे रहा था मैं उस टाइम पे। तो 18 में भी CGL और CHSL दोनों भी वेस्ट रहा मेरे लिए। तो उस टाइम एकदम डिप्रेशन में आ गया था मैं कि भाई अब होगा क्या, क्योंकि स्ट्रीम तो छोड़ चुका मैं पहले ही, और SSC में भी कुछ अपना हो नहीं रहा। तो एकदम मैं तैयारी भी छोड़ने के स्टेज पे आ गया था टाइम पे। तो उसके बाद एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम ले लेता हूँ मैं, वो भी खुश हो जाएगा। तो जिशान अहमद मेरा एक दोस्त था, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर रहा हूँ, और इंग्लिश में भी कमज़ोर था क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाई पूरी करी मैंने। तो इंग्लिश में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। तो कुछ मेरे अंदर कुछ नेचुरली नहीं था कि हाँ एक मेरे लिए अच्छा है तो दूसरे पे मैं मेहनत करके निकल जाऊंगा, तो मुझे दोनों में ही मेहनत करनी पड़ी। तो 19 में मैंने फिर सारा जो पीछे का मैंने तैयारी कर रखा था उसी को आगे बढ़ाता गया। तो 19 में जाके वो फ्रूटफुल हुआ मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं 18 में ही रुक जाता तो शायद फिर वो वेस्ट हो जाता। फिर 19 का भी काफी बार होता है ना कि हम बीच में छोड़ देते हैं अपनी तैयारी, तो हमें लगता है कि अब नहीं होगा, जबकि उसके थोड़े से ही आगे और हम अगर चल लें
तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप मेरे केस में देख भी सकते हैं इसको। तो मैं विवेक भाई से, अपने बैचमेट से ये पूछना चाहूँगा, जो आपकी पहली जॉब लगी MTS, वो कहाँ पे लगी और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और उसके क्या प्रो कॉन्स रहे, और एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है MTS के दौरान की जॉब का, वो भी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ विवेक भाई शेयर करें। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो MTS की थी, जो कि MTS 2019 मैंने क्लियर किया था, क्योंकि अपने पास तो कोई जॉब थी नहीं और उस टाइम पे हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा MTS 2019 के थ्रू। मैंने MTS ज्वाइन किया, जिससे मुझे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कि दिल्ली में है आरकेपुरम में, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग मिली मुझे। तो इसमें तो पता ही आपको कि रैंडमली अलॉट होता है, तो मुझे रैंडमली CEA मिल गया। तो मैं ज्वाइन किया, तो वहाँ की जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी जिनको मुझे रिपोर्ट करना था, तो वो थे चीफ इंजीनियर सर, जो कि मतलब काफ़ी ऊंची पोस्ट है। लेवल 15। हाँ, लेवल 15, और मैं लेवल 1 पे गया था वहाँ पे। तो उनके सामने मैं गया, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, क्या बैकग्राउंड है तेरा? तो मैं शर्मा के मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊँ कि बीटेक हूँ और यहाँ पे मैं MTS की जॉब करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे, मतलब काम डाउन करते हुए, कि शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि हाँ इंजीनियर हो तुम। तो बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि तुमसे फालतू के काम ना कराए जाएं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कंफर्टेबल हो वर्ड में, एक्सेल वगैरह में? तो मैं कहा हाँ, मुझे पता था। तो मैं कहा हाँ, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने सबको बुलाया, जो और भी ऑफिसर्स थे, तो सबको बोल दिया कि इससे कोई फालतू के काम ना कराए जाएं। और उन्होंने मतलब मुझे अच्छी सी डेस्क भी प्रोवाइड करी, बड़ी सी, तो मेरे लिए पढ़ने उड़ने के लिए भी काफ़ी आसान रहा वहाँ पे। मतलब ठीक ठाक टाइम गुजरा वहाँ। अब मैं आपसे विवेक भाई ये पूछना चाहूँगा, बहुत लोग सोचते हैं कि MTS में आपको पानी देना है, चपरासी टाइप हो, कोई आपको कुछ कहेगा, आपको कोई कपड़ा मारना है। ये बहुत ऐसी वीडियोस होती है, बहुत सारे ऐसे मिथ्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ, विवेक तो अच्छे बैकग्राउंड मतलब कम से कम बीटेक थे, जो थोड़े स्टडी बैकग्राउंड जिनका कभी थोड़ा अच्छा नहीं है, उनके लिए MTS भी बहुत अच्छी जॉब है। तो वो थोड़े मिथ्स ब्रेक करें कि क्या ऐसा काम है पानी उठवाना और साफ करना, ये कोई मिथ है, मतलब ये मिथ है, या ये कोई सीरियस में रियलिटी में भी ऐसा कुछ होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MTS जो ज्वाइन करते हैं, तो एक लोगों के बीच में एक विचारधारा है कि यहाँ पे जाते ही हमसे पानी मंगाते हैं या कपड़ा मरवाते हैं या और भी कुछ काम करते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं कंप्यूटर पे काम करने में, तो आपसे वो बिल्कुल भी फालतू के काम नहीं कराते हैं, क्योंकि वैसे ही ऑफिसर्स अंडर स्टाफ्ड होते हैं हर जगह। तो अगर आप MTS हो गए, क्लर्क का काम कर सकते हो, तो वो आपको जरूर पकड़ा देंगे क्लर्क का काम। बट अगर आप कुछ आपको आता ही नहीं कंप्यूटर का काम करना, तो आप बैठ के तो सरकारी नौकरी काटोगे नहीं, तो आपको फिर ऐसे ही काम फालतू एक पकड़ाए जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनसे कराया जाता है काम, बट अगर पोटेंशियल आप में देखते हैं आपके ऑफिसर्स, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि आपको ये सब काम करना पड़े। विवेक भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ड्यूरिंग जब आप MTS जॉब कर लिया, वहाँ पे काम भी कर रहे थे, 9 to 5 9 से 5:30 तक आपकी जॉब थी, तो आपका CGL का मेंस भी आ रहा था। आपने कैसे CGL मेंस को टारगेट किया और कैसे जॉब के साथ रहते बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि जॉब के साथ रहते हुए पढ़ाई कैसे करें, तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है विवेक पांडे। तो आपने उसे कैसे मैनेज किया, हमारे दर्शकों को बताओ। तो मैं जब वहाँ पे MTS में जॉब कर रहा था, तो मेंस की तैयारी के लिए तो क्या था कि काम तो बहुत ज़्यादा ऑफिस में होते नहीं, तो आप अगर मैनेज कर रहे हो इजीली काम को, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो कि जब काम है तो काम निपटा लिया, उसके बाद अपना पढ़ाई करनी है। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप कर पाओगे। मेरा तो ये था कि लंच जैसे 1 बजे से स्टार्ट हो जाता था लंच, तो मैं लंच आवर में जल्दी से लंच करके ऑफिस की लाइब्रेरी ही होती थी वहाँ पे, तो 2 घंटे तो मैं लाइब्रेरी में बिताता था। तो मेरी 17 से तैयारी चल रही थी, तो काफ़ी कुछ मेरा तैयार रहता था, तो बस थोड़ा बहुत रिवाइज किया और फिर ऑफिस के टाइम पे 1-2 घंटे निकाल के तो मैं ऑफिस में ही मॉक की प्रैक्टिस करता था। तो मॉक मैथ्स के ही मॉक मैंने काफ़ी सारे, लगभग 120 प्लस मॉक्स मैंने लगाए हैं, और उसमें से ऑफिस में ही 50 से ज़्यादा मॉक मैंने ऑफिस में अटेम्प्ट किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप ऑफिस में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहूंगा विवेक भाई आपसे, आप बहुत लोग रिश्तेदार आपके कहते होंगे कि बीटेक करी है, घर वालों ने इतना पैसा फूका है, आप MTS की जॉब करने लगे, बहुत लोग टॉन्ट भी मारते होंगे, तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, और सीजन में एक्साइज इंस्पेक्टर ही आपने क्यों चुनी, और आपने
जो लोगों का मिथ नहीं, एक तरह से एक सेट पैटर्न था सोचने का कि अब तो एमटीएस लग गया है, ठीक है ये करेगा, उसे आपने कैसे तोड़ा और आपकी क्या मोटिवेशन रही? तो एक तो ये प्रॉब्लम सारे एस्पायरेंट्स फेस करते ही हैं कि उनके जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं या पड़ोसी होते हैं, तो उन्हें बस एक ही काम होता है कि आपको डिमोरलाइज करना, कि आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, फिर भी आपको बोलेंगे, आप खराब कर रहे हो फिर भी बोलेंगे। तो अगर आप खराब कर रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा ही बोला जाता है हर तरफ से। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी कि बीटेक कर के पैसे तो फूक दिए थे बीटेक में काफी, उसके बाद आके एमटीएस की नौकरी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही आसपास के लोग सारे कि अरे अब ये क्या ही करेगा, ये यहीं रह जाएगा, ऐसा चपरासी बन के रह जाएगा। तो हमें उनको मतलब ज्यादा ध्यान देना ही नहीं, उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ वो बोलेंगे ही, आप देखो और इग्नोर करो, निकल जाओ। मेन है कि आपको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे यहाँ पे निकल जाना, क्योंकि अंदर से अगर मोटिवेशन आएगा ना तभी आप तैयारी कर पाओगे। क्योंकि बाहर से आपको कोई कुछ भी बोल दे, कोई असर 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप करोगे, फिर निकल जाएगा दिमाग से आपको। तो अंदर से अगर मोटिवेशन है कि मुझे निकलना ही है आगे, तो आप पढ़ाई करोगे, निकल जाओगे। और जैसा कि अभी ऋषभ ने पूछा कि आपको एक्सरसाइज ही क्यों चाहिए था, तो इसके पीछे एक स्टोरी है अच्छी कि मेरी मम्मी का एक सपना था कि घर में एक वर्दी होनी चाहिए, खाकी वर्दी। तो मम्मी मेरी बहुत मतलब जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया हूँ, उस दिन तो माता जी मेरी एकदम खुश थी। और जिस दिन मैं वर्दी सिला के पहन के उनके सामने खड़ा था, उस दिन उससे भी ज्यादा खुश थी वो। तो ये एक तरह का मतलब उनका ड्रीम था जो कि ट्रू कर पाया। मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि विवेक ने कहा, बिल्कुल हम जब वर्दी पहनते हैं तो हम सबके लिए, रिश्तेदार के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप खाकी पहनो, एक जिम्मेदारी लगती है और एक आप अडोन करते हो जो खाकी, उसका एक अपना ही मजा है। जो लोग पहनते हैं वो जानते हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि तब आपके जो दोस्त थे, वो आपने मुझे किस्सा भी बताया था कि लोग कहते थे कि क्या इंस्पेक्टर बनेगा, छोटा सा है। उसके बाद जब आप इंस्पेक्टर बन गए तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ और फिर लोगों ने कैसे अपना बिहेवियर चेंज किया और कैसे आपके पीछे, मतलब आपने बताया था मुझे, मैं चाहूंगा कि आप ही खुद ही अपने मुंह से दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे लाइफ में फ्रेंड सर्कल जो होता है वो काफी बड़ा होता है। तो कई तरीके के दोस्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं काफी, जैसे मैंने आपको बताया जिशान, उसने मेरी हेल्प करी काफी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या ही बोल रहा है। तो कुछ ऐसे थे, मेरे भी कुछ दोस्त थे जो बोलते थे कि अरे अब तो ये यही रह जाएगा, क्या ही करेगा। लेकिन फिर वही है कि सबको इग्नोर करके चलना है। आपको बोलने वाले काफी लोग होंगे, आपको हमेशा उनको इग्नोर करना है, बट आपको फोकस एक जगह रखना है जो आपको चाहिए। आप अगर उस पर फोकस हो, आप पढ़ाई करो रहे हो उस तरह से, अगर मेहनत कर रहे हो तो आप निकल जाओगे। फिर यही जो अभी उल्टा बोल रहे हैं आपके बारे में, फिर इन्हीं का फोन सबसे पहले आपके पास आएगा, यही आपको कॉल करके सबसे पहले कांग्रेचुलेट करेंगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, दैट्स व्हाट ऑल आई हैव टू से। एक हमारा हिडन टैलेंट भी है विवेक के अंदर, रैपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। किसी और दिन मैं आपको इनकी रैपिंग भी सुनाऊंगा। और ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि आदमी जब सेलेक्ट हो जाता है, अभी जब हम डिवीजन में जाते हैं, आपको पता है एक्साइज इंस्पेक्टर एक रेंज का इंस्पेक्टर होता है, तो डिवीजन में, रेंज में आपसे लोग कांटेक्ट बढ़ाना चाहेंगे, अलग अलग एसएससी। तो उसमें होता है कि आपको सडनली चेंज हो जाता है। अभी तक कोई पूछ नहीं रहा था, लोग जबरदस्ती पूछ रहे हैं, आपके फोन नंबर मांग रहे हैं, आपसे जबरदस्ती कन्वर्सेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपसे जान पहचान बनाना चाह रहे हैं। सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, पांडे के साथ हुआ, हर किसी के साथ होगा। तो एक सक्सेस का अपना अलग मजा है, पर इसमें हमें इस सक्सेस के नशे में वो नहीं हो जाना है। सक्सेस के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गवर्नमेंट के आप एक ऑफिसर बन चुके हो, आपके पास जिम्मेदारी भी आती है, आपको एक बिहेव भी वैसे ही करना पड़ता है। अब आपको इमेच्योरिटी छोड़नी होती है और आपको मैच्योर बनना होता है। अब हम ट्रेनिंग में यही सब सीख रहे हैं। कल परसों कल्चरल इवेंट था, तो हमने काफी लोगों ने परफॉर्म किया और पांडे ने भी परफॉर्म किया। स्टेज फियर कैसे हटे, कॉन्फिडेंस कैसे है, वो सिखाते हैं। पांडे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरा भी शायद, काफी लोगों ने कहा कि काफी सब अच्छा था। तो ये सब चीजें आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी बढ़ानी है। को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको ध्यान देना है। पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी का एनहेंसमेंट होगा जब, तो आपको जॉब में भी बहुत फायदा होगा। मुझे लगता है इस बात से विवेक भी काफी एग्री कर रहे होंगे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई तो आप करते ही हो। आपका जो हिडन टैलेंट जो आप अभी शो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अभी पढ़ाई में काफी बिजी रहते हो, तो आप उसको साइड लाइन कर देते हो। तो मैं कहूँगा कि आप
पढ़ाई तो करते ही रहो, बट उसको भी क्योंकि सारे टाइम आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो ना, तो आपको कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए हो, तो आप उसको भी होन करते रहो, जो आपका एक्स्ट्रा स्किल है। और ऋषभ के बारे में बताता हूँ, जो थोड़ा मॉडेस्टली बोल रहे हैं कि अरे थोड़ा मैंने ठीक ठाक किया, तो भाई इनका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त था। कभी आपको शायद वीडियो में अपलोड करेंगे तो दिखाएंगे आपको कि क्या था, आप खुद देख के डिसाइड करना। जी जी, ये हमारे भाई का बड़प्पन है। और क्या रैंक थी आपकी विवेक? मेरी एमटीएस में जो थी रैंक, वो मेरी एमटीएस में रैंक थी 1412 एमटीएस 2019, और सीएचएसएल 2019 में मेरी थी 677, और 668 थी सीजीएल 2019। तो 668। हाँ, तो वही 2-3 इयर्स मेरा कंटिन्यूअस फेलियर था, मतलब एकदम डिप्रेसिंग लाइफ थी। बट उसके बाद जो मिरेकल हुआ, तो वो आप खुद जज कर सकते हो, सारी स्टोरी तो आपने सुनी ली मेरी। 668 रैंक लाना अपने आप में, ऑल इंडिया रैंक लाना कोई मजाक नहीं है। और अपना यूपी के ही है ये, और यूपी जोन मिलना, अपना होम स्टेट मिलना, आपको पता है एक्साइज मैचल कितनी बड़ी बात हो चुकी है। मैं वीडियो को एंड करते करते ये कहना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्रिस्प में कुछ मोटिवेटिंग, आप देख रहे हो कितना मोटिवेशन आपको मिल रहा है। एमटीएस से इंस्पेक्टर तक का सफर, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के ताने सुनते सुनते कितनी बड़ी जर्नी देखते देखते यहाँ तक पहुंचे। लास्ट में आप एस्पायरेंट्स को जो लगातार फेलियर हो रहे हैं, या एमटीएस पे पहुंच गए, या कोई ऐसी क्लर्क में जो पहुंच गए पर उनका जो कैलिबर है वो ज्यादा का है, तो उनके लिए आप अंत में शॉर्ट में क्या कहना चाहोगे जो उनको मोटिवेशन से भर दे, आग लगा दे? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि मैं वही लड़का हूँ जो हिंदी माध्यम से स्टार्टिंग से कक्षा 12 तक हिंदी माध्यम से पढ़ के आया हूँ। बीटेक में फेलियर्स का भी सामना किया, फिर उसके बाद फिर जो 3 साल का टोटल फेलियर था, एकदम सबकी बातें सुन रहा हूँ, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, सबको इग्नोर करते हुए फिर एमटीएस की नौकरी ज्वाइन किया। फिर ऑफिसर्स में भी आपको बैक ऑफ द माइंड तो होता ही है कि आप हो तो चपरासी है, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको, अगर आप कैपेबल हो, तो आपको खुद सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ भी हुआ है। आप में से काफी लोग ऐसा फेस कर रहे होंगे। तो आपको रुकना नहीं है, वहां पे आपको मेहनत करनी, जी जान से एकदम लग जाना है, ताकि आप बिल्कुल निकल जाओगे अगर आप लगे रहोगे। मैं भी निकला हूँ, आप भी निकलोगे। बाकी आपका साथ ऋषभ भाई से बना रहेगा, वो आपको मोटिवेशन देते रहेंगे। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको भी बोलता हूँ जय हिंद। बाकी ऋषभ भाई के एक साथ बोलेंगे, पांडे और मैं, जय हिंद। Ha 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 ha!